दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। स्टॉक 7 के आसपास आ गया है, लेकिन ये गिरावट सिर्फ सुजलॉन एनर्जी में नहीं है बल्कि सभी के सभी पेनी स्टॉक में बहुत भारी गिरावट है। और ये गिरावट क्यों है उसको भी समझेंगे आगे कि लगातार स्टॉक नीचे आ रहे हैं जबकि बहुत सारी पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है। आज भी हमारे पास 3 बड़ी गुड न्यूज़ है जो ये इशारा करिए कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक बहुत ही ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू हो सकता है। और इस सेक्टर की ये सबसे बड़ी लीडर कंपनी है जो विंड एनर्जी सेक्टर में पिछले कई सालों से काम कर रही है। और दूसरी तरफ देखें तो अब सोलर एनर्जी में भी कंपनी एंट्री कर चुकी है। तो यहाँ पे जो अपडेट है उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुजलॉन में फिर से एक तेजी का दौर आ सकता है या फिर स्टॉक नीचे आएगा। क्योंकि जैसे ही गिरावट होती है लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे तो रेगुलरली जब भी प्राइस बढ़ती है उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी देता हूँ। आप लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं। जब भी इसकी प्राइस 10 रुपये के आसपास 2 बार पहुंची है मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी हुई है, लेकिन लोग वेट करते हैं। और अगर आप वेट कर ही रहे तो कम से कम एक 3 से 4 साल का नजरिया लेके ही वेट करें, क्योंकि ये मल्टीबैगर बनेंगे लेकिन समय अभी लेंगे, क्योंकि इस सेक्टर में तेजी आनी बाकी है। एक जब ये सेक्टर दौड़ेगा तो दूसरे सेक्टर यहाँ पे आपको नीचे जाते हुए दिखाई देंगे। ये अकेला सेक्टर है जो दौड़ेगा। इसके पीछे वजह है कि सरकार ने बहुत बड़ा अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बाजार इंटरनेशनल खुल चुके हैं और वहाँ से लगभग मिक्स रुझान निकल के आ रहे। डाउ जोन की बात करें तो 32,423 के स्तर पे 0.025% की गिरावट, यानी लगभग फ्लैट है फिलहाल डाउ जोन्स। S&P 500 की बात करें तो 0.40% की यहाँ पे गिरावट है, लगभग आधा % के आसपास की गिरावट है। अब नस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 11,660 के स्तर पे 0.92% की गिरावट है, यानी ये लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 1759 के स्तर पे 0.33% की तेजी है। तो एक इंडेक्स में तेजी है, बाकी 3 इंडेक्स में देखिए तो आपको गिरावट दिखाई देगी। यानी अगर गिरावट बढ़ेगी तो कल फिर से बाजार में गिरावट का माहौल बन सकता है। अब इसके बीच में एक अच्छी खबर ये निकल कर आई है कि पिछले कई दिनों के बाद आज एफआई ने बाजार में खरीदारी की है, करीब 1500 रुपीज़ की खरीदारी की है। और ये मार्च महीने में पहली बार बड़ी खरीदारी है, जिससे इशारा है कि आने वाले समय एफआई फिर से बाजार में लौट के आ सकते हैं। और अगर एफआई आएंगे तो उनका इन्वेस्टमेंट सुजलॉन में बिल्कुल होता है, तो फिर सुजलॉन का स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू कर सकता है, क्योंकि सुजलॉन में ज़्यादा करके निवेश एफआई का बहुत ज़्यादा है। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 7.25 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 7.20 की थी, लो बना 6.95 का और हाई है 7.35 का, यानी इंट्राडे में कुछ पॉजिटिव माहौल बना, लेकिन बड़ी गिरावट हुई है क्योंकि कुछ यहाँ पे देख सकते हो कि लोगों की तरफ से पैनिक सेलिंग हुई है। अंत में 7.10 पर क्लोजिंग रही 1.39% की गिरावट के साथ में। अब यहाँ पे आपको गौर करना है कि 14 अक्टूबर 2022 को ये 6.70 के आसपास था, यानी लगभग 6 महीने पहले इसकी प्राइस आज के लेवल से भी नीचे थी। अब बीएसई सेंसेक्स को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि जो उस समय बीएसई सेंसेक्स था उसी लेवल पे अब आ चुका है, यानी 12 अक्टूबर को देख सकते हो आप बीएसई सेंसेक्स 57,625 के आसपास था, इस समय 57,613 के आसपास है। तो लगभग 6,000 पॉइंट की गिरावट जो हुई है ऊपर के लेवल से। अब उस हिसाब से देखें तो ये गिरावट के बाद में जो सुजलॉन की प्राइस है बिल्कुल वहाँ पे आ चुकी है जहाँ पे उस समय थी, यानी उससे अभी थोड़ी और बेटर दिखाई देगी। तो जैसे ही बाजार में गिरावट होती है हर पेनी स्टॉक नीचे आते, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है, क्योंकि बीएसई सेंसेक्स में जो गिरावट हुई जहां पे सेंसेक्स 6 महीने पहले था उस लेवल के आसपास सुजलॉन का शेयर भी आए। तो जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक दौड़ेगा, क्योंकि बाजार के साथ ही चलते। पेनी स्टॉक में गिरावट थोड़ी लेट होती है तो लोगों को लगता है कि स्टॉक स्टेबल है, ऐसा नहीं है। पहले बड़े स्टॉक में गिरावट होती है, फिर पेनी स्टॉक के अंदर शुरू होते हैं, फिर पेनी स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट होती है। तो ये जैसे ही बाजार रिकवर होगा फिर से पेनी स्टॉक दौड़ने शुरू होते हैं और सुजलॉन इस रेस में सबसे आगे काफ़ी मजबूत है। आने वाले इसमें डेफिनेटली एक तेजी का दौर शुरू होगा। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। विंड एनर्जी सेक्टर में एक नया रिकॉर्ड आपको इंस्टॉलेशन कैपेसिटी आता हुआ दिखाई देगा, यानी करीब 680 गीगावाट की न्यू कैपेसिटी इंस्टॉल की जा सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले 2027 तक 680 गीगावाट की कैपेसिटी ऑफशोर विंड के माध्यम से पाई जा सकती है। और ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की तरफ से निकल कर आई है। यहाँ पे देख सकते हो सरकार वो जो पुरानी गलती है उनको भूल के एक नई शुरुआत करना चाहती है, क्योंकि जो पुरानी यहाँ पे पॉलिसी थी उस पॉलिसी के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है विंड एनर्जी सेक्टर को। यहाँ पे इंस्टॉलेशन कैपेसिटी बहुत स्लो हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हो कि पॉलिसी में बदलाव होगा और ये जो बदलाव होगा ये इस सेक्टर में एक तेजी लाएगा। सरकार आने वाले 2050 तक अपने ग्रीन एनर्जी के नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पर जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है इस विंड एनर्जी के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि 2022 काफ़ी मायूसी भरा रहा विंड एनर्जी सेक्टर के लिए और इसीलिए सरकार पॉलिसी में बदलाव करके आने वाले समय इसमें तेजी लाना चाहते हैं। फिलहाल जो सरकार का गोल है कि 136 गीगावाट की कैपेसिटी पाना है पर ईयर,
इस ग्लोबल रिपोर्ट में कहा गया कि इस समय सबसे ज़्यादा जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाना है और इसीलिए सरकार ने अपनी कोशिश भी शुरू कर दी है, क्योंकि इस समय आप देखें तो बहुत ज़्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी इस सेक्टर में तेजी लाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि इस कैपेसिटी को पाने से सबसे बड़ा जो फायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगे और क्लीन एनर्जी का निर्माण होगा। जो सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वातावरण में कार्बन है उसको कम करना है, पोल्यूशन कम करने के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी सेक्टर को भी प्रमोट किया, चाहे वो ऑफशोर हो या ऑनशोर विंड के माध्यम से हो। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, हमारे जो पड़ोसी देश है म्यांमार, वहाँ पे अभी तक देखें तो एनर्जी के मामले में बहुत पीछे है, यानी वहाँ पे अभी भी बिजली की व्यवस्था उतनी नहीं है। तो आने वाले समय में इंडिया के अंदर वो ताकत है कि वो म्यांमार में उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो यहाँ पे देख सकते हो म्यांमार में 33.83 गीगावाट की कैपेसिटी विंड एनर्जी के माध्यम से और 26.96 गीगावाट की कैपेसिटी सोलर एनर्जी के माध्यम से उपलब्ध की जा सकती है। और उसको म्यांमार में जो अभी एरिया देखे तो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा 80% रूरल एरिया, वहाँ पे अभी भी लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है और काफ़ी जगह देखें तो वो अभी भी लोग हैं जो अंधेरे में जी रहे, रोशनी उनके पास है नहीं। ऐसे में इंडिया उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं और इसीलिए हमारे यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। तो ऐसे बहुत सारी गरीब कंट्रीज है वहाँ पे इंडिया अपने यहाँ से जो विंड एनर्जी सोलर एनर्जी के माध्यम से जो ऊर्जा का निर्माण होगा उसको वहाँ पे दे के सप्लाई कर सकते हैं ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से, जो काफ़ी बड़ी एक गुड न्यूज़ है इस सेक्टर के लिए। एक अच्छी खबर और निकल के आ रही है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने एक रिकॉर्ड लोन बांटा है करीब 16,320 करोड़ रुपीज़ का। और यहाँ पे देख सकते हो करीब 32,578 करोड़ रुपीज़ का जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए इन्होंने यहाँ पे रकम उन्होंने सैंक्शन कर ली है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले साल 2021-22 की बात करो 16,070 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे रकम सैंक्शन की गई थी और इस बार उससे ज़्यादा है। तो कुल मिला के सरकार लगातार लोन बांट रही है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हो और आने वाले समय सरकार अपना जो गोल है उसको पूरा कर पाए। अब यहाँ पे ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि एटलीस्ट 68 गीगावाट की जो कैपेसिटी जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट है वो इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है और करीब 30 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो अभी टेंडर की प्रक्रिया में है या जो आने वाले समय में पूरे होंगे। यानी सरकार ने इस सेक्टर में कमर कस ली है, तो आने वाले समय में एक तेजी का दौर बिल्कुल आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पावर मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि टोटल 80 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे जो प्रोजेक्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें 12 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है। अब जो सरकार ने अपना गोल सेट किया था फाइनेंशियल 2022 के लिए 175 गीगावाट का, जिसमें 100 गीगावाट की कैपेसिटी और सोलर के माध्यम से 60 गीगावाट विंड एनर्जी के माध्यम से और 10 गीगावाट बायो पावर और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से। लेकिन अभी यहाँ पे जो कैपेसिटी पाई गई है वो 168 गीगावाट की टोटल हुई है, जिसमें 64.38 गीगावाट का सोलर के माध्यम से और 51.79 गीगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट है और 42.02 गीगावाट की विंड एनर्जी के माध्यम से और 10.77 गीगावाट बायो पावर के माध्यम से पाई गई है। यानी लगभग उस टारगेट के आसपास पहुंच गई, पूरा टारगेट अचीव नहीं हो पाया। तो कुल मिला के सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार आने वाले समय में पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान से ग्रीन एनर्जी को सप्लाई करना चाहती है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इसीलिए लॉन्च किया जा रहा है ताकि आने वाले समय यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यानी बहुत सारी स्टेट देखें जिसमें राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु इसमें सबसे आगे है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी के माध्यम से और सोलर एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और उसको फिर ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील किया जा सकता है और ये आने वाले समय का फ्यूल है। और इसीलिए इंडिया में जितनी इस सेक्टर की कंपनियां हैं उनको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। और अगर आप इस समय सुजलॉन में निवेश करते हैं तो आप 3 से 5 साल का नजरिया लेकर चलोगे, तभी आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं, लेकिन समय जरूर लेंगे, क्योंकि इस समय इसकी शुरुआत है। आप देख सकते हो कि पिछले कुछ समय से देखें तो इस सेक्टर में इसलिए अभी तक नरमी छाई हुई है क्योंकि पिछले 1 साल से जो कैपेसिटी पानी थी उसको भी नहीं पाया, यानी जो पॉलिसी में बदलाव करना जरूरी था पॉलिसी सरकार ने बदल दिया। जो ई रिजर्व जो बिड पॉलिसी थी उसकी वजह से भी नुकसान हो रहा था, तो सरकार ने उसको बदल दिया है। अब आने वाले समय डेफिनेटली तेजी का दौर शुरू होगा, तो सुजलॉन भी दौड़ेगा। और हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस भी किया है कि जब बाजार में गिरावट होती है तो सुजलॉन भी नीचे आएगा और दूसरे स्टॉक भी नीचे आएंगे, तो इसमें डरने की बात नहीं है। जैसे माहौल पॉजिटिव बनेगा जरूर ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देने की ताकत रखते हैं, क्योंकि कंपनी अब बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो चुके हैं पिछले 1-2 साल के मुकाबले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।